Hello students, I am your business studies teacher Navdeep and we are doing business studies of class 12th. We have started chapter number 9 of this book. Name of chapter number 9 is financial management. We have done in this chapter meaning of financial management, role of financial management, objectives of financial management, and first and second financial decision, that is investing decision and financing decision. Today we will continue with dividend decision. Firstly you should know what is mean by dividend. देखो शेयर होल्डर्स कौन होते हैं ये मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ. तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना वो शेयर्स में पैसा लगाते हैं क्योंकि उनको एनुअली जब तक वो अपने शेयर्स नहीं बेचते तब तक उनको एनुअली उस पर डिविडेंड की इनकम होती रहती है. डिविडेंड कैसे मिलता है उनको, जो कंपनी होती है ना कंपनी को जितना प्रॉफिट होता है उसमें से पहले कंपनी क्या करती है, जितने भी थर्ड पार्टी लोन्स वगैरह होते हैं या डिबेंचर्स को पेमेंट करनी होती है या जो भी उसकी कॉस्ट होती है बाकी की, वो सारी निकाल के बाद में उसके पास जो प्रॉफिट बचता है उसमें से कुछ हिस्सा वो शेयर होल्डर्स को दे देती है. ठीक है, तो जितना हिस्सा वो शेयर होल्डर को देती है प्रॉफिट में से उसको बोलते हैं डिविडेंड. कुछ डिविडेंड के फॉर्म में दे के शेयर होल्डर्स को जो बाकी का प्रॉफिट होता है कंपनी अपने पास रख लेती है. जो कंपनी अपने पास प्रॉफिट में से हिस्सा रखेगी उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग. रिटेन्ड का मतलब अपने पास रखना. वो क्यों रखती है कंपनी अपने पास रिटेन्ड अर्निंग, क्योंकि अगर इन फ्यूचर कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है या कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस केस में वो उस पैसे का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अब जो प्रॉफिट बचता है थर्ड पार्टीज़ को पे करने के बाद जो लोन वगैरह के थ्रू अगर पैसा लिया हुआ उनको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, डिबेंचर्स को इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, ये सब करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से कितना पैसा डिविडेंड की फॉर्म में दें और कितना पैसा रिटेन करके रखें, इसी डिसीज़न को डिविडेंड डिसीज़न बोला जाता है. डिविडेंड कितना देना है प्रॉफिट में से उस डिसीज़न को डिविडेंड डिसीज़न बोला जाता है. ठीक है, तो अब कुछ फैक्टर्स हैं. जब डिविडेंड देती है ना कोई कंपनी तब वो बहुत सारी बातों को ध्यान में रखती है. वो क्या क्या हैं, फर्स्ट है अर्निंग. ये पॉइंट्स आप आगे पीछे कर सकते हो. ठीक है, एक पॉइंट होता है अर्निंग. अर्निंग का क्या मतलब होता है कि कंपनी के पास इस साल में करंट ईयर में कितनी अर्निंग है कंपनी की और पिछली उसके पास कितनी अर्निंग पड़ी हुई है, उसके हिसाब से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी कि कितना देना है. अगर कंपनी की अर्निंग बहुत ज़्यादा है, इस साल भी बहुत हुई और पिछले साल की भी उसके पास अर्निंग पड़ी हुई है, तब वो डिविडेंड की रेट हाई रखेगी. और अगर उसके पास अर्निंग कम है तो उस केस में वो डिविडेंड की रेट मीन्स परसेंटेज वो कम रखेगी. ठीक है, देन सेकेंड इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स. अगर कंपनी की इनकम स्टेबल है, स्टेबल मतलब कि बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती, ऐसा नहीं है कि एक साल में तो बिल्कुल डाउन चली गई उनकी इनकम और एक साल में बहुत ही ज़्यादा हो गई. अगर स्टेबिलिटी है उनकी इनकम में कि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है उनकी इनकम में हर साल प्रॉफिट में, तो उस केस में वो अपनी डिविडेंड पॉलिसी को स्टेबल रखेंगे. मतलब हर बार एक ही जितना वो डिविडेंड देंगे हर साल. ठीक है, देन कैश फ्लो पोजीशन. अब अगर जब डिविडेंड पे करती है ना कंपनी तो डिविडेंड जो पैसा है वो बाहर जाता है कंपनी से, तो डिविडेंड पे करने को बोलते हैं आउटफ्लो ऑफ कैश. ठीक है, और इनफ्लो ऑफ कैश होता है कि बाहर से पैसा जो कंपनी में आ रहा है. बाहर से पैसा कंपनी में कैसे आएगा, जब कंपनी के शेयर्स सेल होते हैं या किसी और रीज़न से जो कंपनी बिजनेस कर रही है उनकी सेल होगी तो वहाँ से कंपनी के पास पैसा आएगा. जब इनफ्लो ज़्यादा है तो उस केस में कंपनी आउटफ्लो भी उसी के अकॉर्डिंग ही फिर कर सकती है, डिविडेंड की रेट उसी के अकॉर्डिंग रख सकती है. उसके बाद है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़. अगर कंपनी का ऐसा कोई मोटिव है कि वो नियर फ्यूचर में ग्रोथ करना चाहती है,
अपने बिजनेस को, अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना चाहती है, तो उस केस में वो पैसा रिटेन करके ज़्यादा रखेगी क्योंकि इन फ्यूचर उसको नीड रहेगी, और डिविडेंड की रेट वो कम फिक्स करेगी। देन स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, इसमें भी वही है कि जो ज़्यादातर शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो चाहते हैं कि उनके जो डिविडेंड है ना वो स्टेबल रहे। स्टेबल क्यों रहे? मतलब उनको एक श्योरिटी रहे कि हमें हर साल इतनी इतनी इनकम होने वाली है। तो अगर ऐसे शेयर होल्डर्स हैं ज़्यादातर जो स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो उस केस में डिविडेंड को स्टेबल रखा जाता है। जो ज़्यादातर बिग कंपनीज़ होती हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनीज़, वो स्टेबिलिटी वाली पॉलिसी अडॉप्ट करती हैं डिविडेंड की, क्योंकि जिन कंपनीज़ का डिविडेंड स्टेबल रहता है ना, ऐसा नहीं है कि कभी दिया ही नहीं, कभी बहुत ज़्यादा दे दिया, कभी थोड़ा दे दिया, तो उन कंपनीज़ की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। अगर स्टेबल डिविडेंड है ना तो उनकी रेपुटेशन अच्छी रहती है। देन प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, अब कई तरह के शेयर होल्डर होते हैं। अगर शेयर होल्डर जो है वो ज़्यादा एज के हैं, ओल्ड एज पर्सन्स वगैरह हैं या मिडिल क्लास शेयर होल्डर्स हैं, तो उनको एवरी ईयर इनकम चाहिए होती है कुछ ना कुछ, तो उस केस में डिविडेंड हाई रखा जाएगा। और अगर यूथ है, बहुत ही यंग लोग हैं, वेल्दी पैसे वाले लोग हैं, तो उनको अगर ईयर में डिविडेंड कम भी दे दिया जाएगा, वो तब भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे क्योंकि उनके पास इनकम के और भी सोर्सेज होंगे कई। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स कैसे हैं, उनकी प्रेफरेंस भी मैटर करती है जब डिविडेंड डिसीजन को लिया जाता है। देन टैक्सेशन पॉलिसी, अब डिविडेंड को जो पैसा होता है ना, जब वो शेयर होल्डर्स को मिलता है तो शेयर होल्डर्स को उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि डिविडेंड के पैसे के ऊपर कंपनी टैक्स देती है। कंपनी टैक्स देती है, उसके बाद डिविडेंड वाला पैसा शेयर होल्डर्स के पास आता है। तो जब टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है कंट्री में, तो उस केस में कंपनी कम देगी डिविडेंड, क्योंकि उसको टैक्स को बचाना है। और अगर टैक्स रेट लो है, टैक्स कम है, तो फिर वो ज़्यादा भी दे सकती है डिविडेंड, क्योंकि टैक्स कम है। उसके बाद है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशंस। अगर तो मान लो कि यहाँ पर कंपनी की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जब कैपिटल मार्केट वो होती है जहाँ पे सेल्स की जाती है, इनकी शेयर्स की सेल परचेज़ की जाती है। तो अगर कैपिटल मार्केट में शेयर्स की, सिक्योरिटीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, मतलब लोग ख़रीदने के लिए तैयार हैं, तो उस केस में कंपनी क्या कर सकती है, डिविडेंड वो ज़्यादा दे देगी। ठीक है, डिविडेंड क्यों, अगर अब वो प्रेजेंट में डिविडेंड ज़्यादा दे देगी, अगर उसको पैसे की ज़रूरत है, उसको चाहिए और पैसा, तो वो अपने शेयर्स और सेल कर देगी, कुछ अपने शेयर्स और इशू कर देगी और उसके थ्रू और पैसा मंगवा लेगी। अगर वो शेयर इशू करेगी तो लोग खरीद ही लेंगे क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। अगर कैपिटल मार्केट में ऐसी सिचुएशन है कि लोग डिमांड नहीं कर रहे शेयर्स की, तो उस केस में कंपनी के लिए शेयर्स इशू करके पैसा इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा, तो उसके पास जो है उसी को ही वो रिटेन करने पे जोर देगी, तो इस केस में डिविडेंड कम दिया जाएगा। अगर आपको कोई पॉइंट टिपिकल लग रहा है तो आप उसको रीप्ले वीडियो करके थोड़ा सा बैक जाके दोबारा भी सुन सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर आपने फर्स्ट जो 8 चैप्टर्स किए हैं उनके कंपैरिजन में चैप्टर 9 और 10 दोनों ही थोड़े टिपिकल हैं। देन 9th पॉइंट इज़ लीगल रेस्ट्रिक्शंस। कई बार लीगल रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं कंपनीज़ के ऊपर कि उन्होंने इतनी लिक्विडिटी तो बना के ही रखनी है। लिक्विडिटी मतलब इतना पैसा तो उन्होंने अपने पास कैश में रखना ही रखना है, तो उस केस में भी डिविडेंड देने पर थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन लग जाती है लीगली कंपनीज़ के ऊपर। देन कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। अब यहाँ पर भी क्या है, जो कंपनीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म लोन ले लेती हैं। कई बार जब उन्होंने लॉन्ग टर्म लोन ले लिया तो उसको चुकाना भी पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा, तो इनकी थर्ड पार्टी के लिए लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो इस केस में ये डिविडेंड को कम रखते हैं उसकी रेट को। देन स्टॉक मार्केट रिएक्शंस। स्टॉक मार्केट जहाँ पे शेयर्स वगैरह खरीदे बेचे जाते हैं, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होगी जैसे, या बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गई जो,
यहाँ पे क्या होता है, डिविडेंड डिक्लेयर करने से स्टॉक मार्केट पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अब देखो, अगर डिविडेंड ज़्यादा कर दिया जाएगा, डिविडेंड अगर कंपनीज ज़्यादा देंगी तो स्टॉक मार्केट के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि जब डिविडेंड ज़्यादा दिया जाएगा ना तो इस केस में शेयर्स का प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर डिविडेंड कम दिया जाएगा तो इसका शेयर प्राइस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर शेयर्स की जो सेल है वो, उनका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जिन शेयर्स पर डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा उन्हीं को ही तो लोग ज़्यादा खरीदना चाहेंगे ना, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो उनका प्राइस भी बढ़ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल about your dividend decision. In my next video, I will teach you financial planning. This is all for today. Thank you. Keep revising.